एक ऐसे फौजी की कहानी जिसके लिए उसके आला अफसरों का आदेश भगवत गीता से कम नहीं था। उसने तय किया कि जो उसे आदेश मिला है, उसे ऑर्डर मिला है, वो उसे हर हाल में निभाएगा, हर हाल में उसे पूरा करेगा। और इस चक्कर में गलती से वो 29 साल तक बिना जाने जंग लड़ता रहा और उसी वर्दी को उसने 29 साल तक उतारा भी नहीं। 29 साल तक उसे दुनिया में क्या हुआ ये भी पता नहीं चला और 29 साल बाद जब उसे सब कुछ पता चला तो क्या होता है आज इस सिपाही की कहानी मेरे साथ। नमस्कार सभी श्रोताओं और दर्शकों को। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद है तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो कहानी पे वापस आते हैं। आज की कहानी के हमारे हीरो हैं, इनका नाम है ओनोडा। ये जापान के थे, पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे। जब ये 18 साल के हुए तो जापान ने एक फरमान जारी किया कि सबको आर्मी जॉइन करनी है। तो इन्होंने इंपीरियल आर्मी ऑफ जापान जॉइन की। तब ओनोडा की उम्र 18 से 20 साल की थी। इनकी काम की वजह से इन्हें इंटेलिजेंस ऑफिसर बना दिया गया। हाफ आर्मी और हाफ स्पाई ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। ट्रेनिंग बहुत सख्त थी। इस ट्रेनिंग के दौरान वर्ल्ड वार टू की बातें हवा में तैरने लगी थी। ट्रेनिंग में बहुत कुछ सिखाया जा रहा था, जैसे आमने सामने की लड़ाई को कैसे डील करोगे और अगर गोरिल्ला वार हो जाए तो कैसे डील करोगे। तो बहुत ही सख्त ट्रेनिंग थी। तो इस सख्त ट्रेनिंग को भी पास किया ओनोडा ने। 26 दिसंबर 1944 की तारीख आती है जब ओनोडा की ट्रेनिंग चल ही रही थी। वहीं से कुछ लोगों को जो उसके ग्रुप मेंबर्स थे, इन सबको फिलीपाइंस के एक आइलैंड लोबांग आइलैंड था, वहां भेज दिया गया। फिलीपींस भी वार की चपेट में था तो ओनोडा की टीम को कहा गया कि वो अमेरिकी सैनिकों से लड़े। जापान के कुछ सैनिक पहले से ही इस आइलैंड पे अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ जंग जारी रखे हुए थे। जब ये लोग लोबांग आइलैंड जाने के लिए निकलते हैं तब इनके ऑफिसर्स ने इन्हें कुछ बातें समझाई। कुछ भी हो जाए तुम्हें सरेंडर नहीं करना, किसी भी हालत तक पहुंच जाओ, हालात कितने भी खराब हो जाएं, तुम्हें सुसाइड नहीं करना, तुम्हें वहीं रहना है, वापस खुद नहीं आना है, हम तुम्हें लेने आएंगे। चाहे 6 दिन में आए, 6 हफ्ते में आए या 6 साल में आए, लेकिन हम आएंगे। बस तुम्हें सरेंडर नहीं करना है। ये ऑर्डर लेके ओनोडा की टुकड़ी वहां पहुंचती है। अमेरिका और उनके बीच लड़ाई छिड़ जाती है। 4-5 दिन तो मामला ठीक चलता है, लेकिन फिर जापानी सेना कमजोर पड़ने लगती है। तो फिर ये 4-4 की टुकड़ियों में बट जाते हैं और ओनोडा की टुकड़ी के मुखिया बन के जंगल की ओर चले जाते हैं और वहीं छुपकर उस लोबांग आइलैंड पर इधर उधर रहने लगते हैं। वर्ल्ड वार टू अपने चरम पर पहुंच जाता है। जापान ने अमेरिकी नेवल पोस्ट पर हमला किया था। बदले में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी को परमाणु बम से उड़ा दिया था। ओनोडा को ये तक पता नहीं चल पाया कि अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी को बम से उड़ा दिया है। पहली बार दुनिया ने परमाणु बम गिरते हुए देखे, शहर के शहर बर्बाद होते हुए देखे। एक साथ 5 लाख से ज्यादा लोग इस बम के हमले में मारे गए थे। बम के गिरते ही जापान अमेरिका से समझौते के लिए तैयार हो गया और जापानी सेना ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। इसके साथ ही वर्ल्ड वार टू खत्म हुआ। 2 सितंबर 1945 को जब जापान का सरेंडर हुआ, ऑफिशियली वर्ल्ड वार टू फिनिश हो चुका था। लेकिन ये सब कुछ फिलीपींस के उस लुबांग आइलैंड के बाहर चल रही खबरें थीं। ओनोडा को अब भी फिलीपींस के जंगलों में कुछ भी पता नहीं था और वो लड़ाई लड़ रहा था। उसे किसी भी बात का इल्म तक नहीं था कि दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। 1945 का दौर था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई इंटरनेट, कोई इंटरपोल नहीं था। ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जिससे इसके पास खबर पहुंचाई जा सके। ओनोडा को अब भी लग रहा था कि वर्ल्ड वार टू चल रहा है और जब भी ये जंग खत्म होगी तब जापान के कोई ना कोई सेना के प्रमुख आदमी उन्हें लेने जरूर आएंगे। इसी तरह वो लड़ता रहा उस जंगल में और लड़ाई चलते चलते वक्त बीतता रहा। ओनोडा को कोई खबर ही नहीं मिली। बाहर की दुनिया में आखिर चल क्या रहा है उसे इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं हुआ। इसी तरह वक्त बीतते बीतते 1945 से 1949 आ गया। जंग खत्म हुए 4 साल बीत गए। अब खाने की कमी होने लगी, लेकिन ट्रेनिंग इतनी सख्त मिली थी कि जंगल में जो मिला खाकर काम चलाते रहे। अब उनकी 4 लोगों की टुकड़ी में से एक की मौत हो गई, दूसरे ने सरेंडर कर दिया, बचे 2, ओनोडा और उसका साथी।
जंगल के आसपास के गांव में ढावा बोलना शुरू कर देते हैं और जो इस ढाबे में मिलता है गांव वालों से छीनते हैं और ले आते हैं। इसमें कई बार गांव वालों की मौत भी हो गई। अब गांव वालों ने पुलिस से इस तरह की गतिविधि की शिकायत की तो उन्हें लगा कि शायद अभी भी वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने की खबर कई सैनिकों को नहीं मिल पाई है, जिसके कारण वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो बकायदा फिलीपींस गवर्नमेंट ने हेलीकॉप्टर से ये अनाउंसमेंट करवाया और जंगल में पाम्फलेट तक गिरवाए, जिससे कि उन्हें पता चले कि ये सब ओनोडा ने अपनी आंखों से देखा, गिरते हुए सब कुछ देखा। लेकिन उसे यकीन ही नहीं हुआ, उसे लगा कि ये सच में दुश्मन की कोई चाल है। पाम्फलेट के थ्रू उसे ये भी पता चला कि वर्ल्ड वॉर 2 जापान हार चुका है, लेकिन ओनोडा को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। फिर कुछ और वक्त गुजरा। ऐसा नहीं था कि जापान सरकार को ओनोडा की सुध नहीं थी। इधर ओनोडा की फैमिली भी बहुत परेशान थी कि वो वापस क्यों नहीं आ रहा है। इसी दौरान जापान सरकार ने ओनोडा की फैमिली से संपर्क साधा, ओनोडा के भाई को फिलीपींस भेजा। वहां फिलीपींस गवर्नमेंट के साथ मिलकर ओनोडा के भाई ने पाम्फलेट के थ्रू अपने भाई सब कुछ बताया और वापस आने की अपील की। लेकिन उन पर्चों में ओनोडा का नाम हीरो की जो स्पेलिंग थी वो पूरी तरह गलत थी। ओनोडा को लगा ऐसी गलती मेरी फैमिली के लोग कभी नहीं कर सकते। ये भी दुश्मन देश की कोई चाल है, क्योंकि अगर जंग खत्म हो गई होती तो जापान की आर्मी उस तक ये संदेश जरूर पहुंचाती। जापान आर्मी ने वहां अपने सिपाहियों की लाशें ली और जिस सिपाही ने सरेंडर किया था उसने ये बताया भी कि ओनोडा फिलीपींस के लुबान आइलैंड पर अभी भी लड़ रहा है। बहुत कोशिशें हुई लेकिन ओनोडा ने सरेंडर नहीं किया। वक्त बीतता चला गया। अब जब जब उसे खाने की जरूरत होती गांव में हमला करता और खाना ले जाता। सरकार को फिर इन सब की खबर लगती। फिर उसे पकड़ने का ऑपरेशन चलाया जाता, लेकिन छुपने में वो इतना माहिर था, पकड़ा तो कतई नहीं जाता। इसका साथी जो उसके साथ था उसे गांव वालों ने गोली मार दी। बाद में उसकी ज्यादा तबीयत खराब होने लगी तो उसकी मौत हो गई। ओनोडा ने उसकी गोली तो निकाल दी थी। तो इस 4 की टोली में से पहले ही मर चुका, एक ने सरेंडर कर दिया, एक की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। अब सिर्फ बचा ओनेडा। अब ओनोडा अकेले इस गुमनाम सी जगह पर जंग जारी रखे हुए था और वो ड्यूटी पर है। अब इस कहानी में एक और नया मोड़ आता है। जापान का एक स्टूडेंट ट्रेवलर बनकर वर्ल्ड टूर पर निकल पड़ता है। उस स्टूडेंट ट्रेवलर की 3 ख्वाहिशें थी जो वो पूरी करने निकला था। पहली, उसने सुना था कि एक जापानी सैनिक जो आज भी जंग लड़ रहा है उसे ढूंढना है। दूसरा, यति के निशान ढूंढने हैं। इसी तरह तीसरी भी कुछ उसे ढूंढनी थी। अब वो टूर पर निकल पड़ता है और इत्तेफाक से वो घूमते घूमते ओनोडा के पास ही पहुंच जाता है। ओनोडा ने उसे दुश्मन नहीं माना। पहले तो वो हुलिये में जापानी था, दूसरा उसका व्यवहार भी दुश्मनों जैसा बिल्कुल नहीं था। अब बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो उस लड़के ने ओनोडा को बताया कि मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, मैं आपको ही ढूंढने आया था। जापान में आपके किस्से बड़े मशहूर हैं और जापान जंग हार चुका है। ओनोडा ने ये बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। फिर उस लड़के ने कुछ तस्वीरें ओनोडा को दिखाई। उसने बताया कि अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे बम फोड़ दिया था, जिससे जापान को सरेंडर करना पड़ा और ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका है। ओनोडा इतना सब कुछ सुनने के बाद भी ये सब मानने को तैयार नहीं हुआ। तब ओनोडा ने उस लड़के को ये बात कही कि मैं जब मिशन पर निकला था तब मेरे ऑफिसर्स ने मुझे कहा था कि सरेंडर मत करना, तुम सुसाइड मत करना, हम तुम्हें लेने आएंगे, चाहे जब भी आए हम तुम्हें लेने आएंगे। और जब तक मेरे सीनियर्स का ऑर्डर नहीं होगा मैं सरेंडर नहीं करूंगा। ये बातचीत जब हो रही थी तब तक 25 से 26 साल गुजर चुके थे। ये सब सुनने के बाद वो स्टूडेंट वापस आता है और जापान में ओनोडा के सीनियर्स को ढूंढना शुरू करता है। बहुत मशक्कत के बाद जिनका दिया हुआ ये ऑर्डर था उनमें से एक मेजर तानीगुची मिल जाते हैं। वो तब तक इंपीरियल जापान आर्मी से रिटायर हो चुके थे। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपनी किताबों की दुकान खोल ली थी। पता पूछते पूछते वो स्टूडेंट वहां पहुंचा। सारी बात, सारी कहानी उन्हें सुनाई। मेजर बेहद हैरान होते हैं। वो उस स्टूडेंट की बात मानकर कहते हैं कि मैं जाऊंगा, अपने उस सिपाही को लेकर मैं खुद जाऊंगा, फिलीपींस जाऊंगा। जापान सरकार से इजाजत ली जाती है। फिलीपींस पहुंचने के बाद वहां की सरकार के थ्रू ये खबर जंगल तक पहुंचाई जाती है कि आपसे मिलने के लिए मेजर तानीगुची आए हैं।
ओनोडा को यकीन हो जाता है कि मेरे बॉस मुझे लेने आ रहे हैं। जब वो जंगल में ओनोडा से मिलते हैं तो उन्होंने ओनोडा से पूछा कि तुम क्यों लड़ते रहे? जंग तो कब की खत्म हो चुकी है, 29 साल हो गए हैं। ओनोडा ने कहा कि किसी ने मुझे खबर ही नहीं की, कोई मुझे लेने ही नहीं आया, आप मुझे लेने ही नहीं आए। ओनोडा ने ये भी बताया कि बीच-बीच में मुझे भ्रमित करने की कोशिश भी की गई। मैं जंगल से जब गाँव देखता था तो वो लोग वहाँ नॉर्मल ज़िंदगी जीते दिखते थे, लेकिन बीच-बीच में धमाके भी होते रहते थे। तो मुझे लगा कि ये लोग मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल होने पर भी यहाँ धमाके होते रहते थे। दरअसल उस गांव के पास फिलीपींस गवर्नमेंट का एयर फोर्स का बेस कैंप था, जिसकी वजह से वो जंग की प्रैक्टिस करते रहते थे और बम फोड़ते थे। मॉक ड्रिल्स में जैसा होता है बिल्कुल वैसा ही। मेजर तानीगुची ने ओनोडा को सब कुछ बताया कि कैसे परमाणु बम गिरे और जापान अब कितना आगे बढ़ चुका है। पहले तो ओनोडा बहुत रोए, फिर वो तारीख याद आई जब उन्होंने लुबांग से वापसी की। तारीख थी 9 मार्च 1974। जब वो गए थे तारीख थी 26 दिसंबर 1944 और आज करीब 29 साल बाद वो अपने ऑफिसर्स का फरमान पूरा कर अपने मुल्क लौट रहे थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि 30 सालों तक मैं रोज अपनी राइफल चमकाता था, सोचता था अपने मुल्क के लिए कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या जानता था कि कितनों के लिए मैं मुसीबत का सबक बन चुका हूँ। उनके हाथों कुछ गांव वालों की मौतें भी हो गई थी। ओनोडा ने उस समय के फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे फर्डिनेंड मार्कोस के सामने जाकर सरेंडर किया। उन्होंने अपनी राइफल उन्हें सौंप दी। वो .2 कैलिबर और 500 बुलेट्स थे जो उन्होंने सौंपे। कुछ हैंड ग्रेनेड्स थे और समुराई सोर्ड थी, उन्हें दे दी। और सबसे बड़ी बात, वो फौजी वर्दी में वहां गए जिसे वो 30 साल से पहनकर जंग लड़ रहे थे। तब उनका बयान लिया गया। पता चला कि इसमें 30 शहरियों का कत्ल किया गया था। जब ये बात फर्डिनेंड मार्कोस को पता चली तो उन्होंने इस पर कोई भी क्रिमिनल केस चलाने से मना कर दिया। इसके पीछे उन्होंने ये तर्क दिया, ये वजह दी कि ये कोई क्रिमिनल नहीं है, इसने ये सब हत्याएं किसी क्राइम के तहत नहीं की, बल्कि ये एक मुल्क का सिपाही है जिसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि जंग खत्म हो चुकी है। जंग के दौरान खाना और पानी बुनियादी जरूरतें हैं जिसके लिए सिपाहियों को हिंसा करनी पड़ती है, तो इसे किसी कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। ओनोडा को बाइज्जत जापान भेजा गया और उनकी वो समुराई सोट भी उन्हें सम्मान के साथ वापस दी गई। इसके बाद ओनोडा को एक हीरो की तरह जापान लाया गया। जब जापान आए तो वो 51 साल के थे। वर्ल्ड वॉर 2 6 सालों में खत्म हो गया, लेकिन ओनोडा का वर्ल्ड वॉर 2 30 सालों तक जारी रहा। अनजाने में ही सही, लेकिन 30 साल जापान में वो एक हीरो थे। उन्होंने अपने सीनियर्स के शब्दों को 30 साल तक सम्मान दिया। मैं सरेंडर नहीं करूंगा जब तक मेरा सीनियर नहीं कहेगा। इन 30 सालों में उस जंगल में उन्होंने वो सब कुछ देखा और किया जिंदा रहने के लिए जो शायद हम कभी भी नहीं कर सकते, नहीं करना चाहेंगे। लेकिन ना तो ओनोडा ने सरेंडर किया और ना ही सुसाइड। इसके बाद जापान सरकार ने ओनोडा की 30 साल की सैलरी उन्हें बड़े बाअदब तरीके से वापस की। पूरे जापान में उन पर इनामों की बारिश कर दी गई। ओनोडा के पास बहुत सारा पैसा आ गया। ये अब तय करना था कि इन पैसों का क्या करना है। तो सबसे पहले ओनोडा ने उन रुपयों में से एक बड़ा हिस्सा लुबांग के उन लोगों को दान दिया जिनकी गलती से ओनोडा ने जान ले ली थी, और बाकी पैसों को भी उन्होंने काफी बड़ा हिस्सा चैरिटी कर दिया। इसके बाद जापान में कुछ दिन बिताने के बाद ओनोडा का दिल अब जापान में नहीं लग रहा था, क्योंकि 30 साल पुराने जापान और इस जापान में जमीन आसमान का फर्क आ चुका था। एक दिन वो जापान से ब्राजील चले गए। वहाँ जापानी कम्युनिटी के साथ रहने लगे और वहीं जापानी कम्युनिटी की एक लड़की से उन्होंने शादी की। उस लड़की ने उन्हें जापान के बदले हुए तौर तरीके, बाइज्जत जिंदगी, अच्छी जिंदगी सिखाई। बहुत सी ऐसी चीजें सिखाई जो आज के जापान की जरूरतें हैं। एक दिन ओनोडा ने ये न्यूज़ अखबार में पढ़ी कि एक 13 साल के बच्चे ने जापान के एक स्कूल में गोली चलाकर अपने साथी को मौत के घाट उतार दिया। उन्हें ये न्यूज़ पढ़कर बहुत बड़ा धक्का लगा। उन्होंने तय किया वापस जापान आएंगे, नई जनरेशन को जीने के सही तरीके सिखाएंगे। सोचिए, ओनोडा वो इंसान थे जिन्होंने 29 साल जंगल में अकेले बिताए और कभी भी अपना मानसिक संतुलन नहीं खोया, और वो एक सच्चे सिपाही थे अपने मुल्क के।